नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कोड को तोड़ने की कोशिश करने वाली हैं जिसे हम सब ने स्कूल में रटा तो है लेकिन शायद ही कभी समझा हो। हिंदी वर्णमाला। हाँ, ये याद रखना कि कौन सा अक्षर मुंह के किस हिस्से से निकलता है, मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, ये हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। बिल्कुल। एक बोझिल याददाश्त का खेल बनकर रह जाता है ज्यादातर लोगों के लिए। हाँ, बस रट लो। पर आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई बेतरतीब नियमों का जाल नहीं है। इसके पीछे एक छिपा हुआ सिस्टम है, एक मास्टर की है। अच्छा। और आज हमारी कोशिश इसी मास्टर की को ढूंढना है जो इस मुश्किल को एक दिलचस्प पहेली में बदल देगी। ये सुनने में ही मजेदार लग रहा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से स्वरों से, वावल से। हाँ, सबसे सही वही रहेगा। वो भाषा की नींव होते हैं और स्रोत के हिसाब से कुछ तो बहुत ही सीधे साधे हैं, जैसे अ और आ। हाँ, ये तो लगता है जैसे आवाज सीधे गले के अंदर से आ रही है। बिल्कुल सही, उसे कंठ कहते हैं। अब आप ई और ई बोलकर देखिए, महसूस कीजिए कि आपकी जीभ कहाँ छू रही है। ए, ई। जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से को छू रही है। जी, वो जो सपाट हिस्सा है उसे तालु कहते हैं। अच्छा, और ऊ और ऊ, वो तो आसान है, होठों से होठ गोल हो जाते हैं। इसलिए ये ओष्ठ्य ध्वनियां हैं। और एक थोड़ा अलग स्वर है री, इसकी ध्वनि मूर्धा से आती है। एक मिनट, ये मूर्धा कहाँ है? मतलब कंठ तो गला हो गया, तालु मुंह की छत हो गई, पर ये मूर्धा, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। इसे महसूस करने का एक बहुत आसान तरीका है। अपनी जीभ की नोक को ऊपर वाले दांतों के ठीक पीछे रखिए। ये जगह मुलायम है ना? हाँ। ये तालु है। अब जीभ को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाइए, जहां मुंह की छत थोड़ी कठोर और गुंबद जैसी महसूस होती है। अच्छा, हाँ, मिली। बस वही जगह मूर्धा है। अब बोल कर देखिए, री। री, हाँ, बिल्कुल। जीभ मुड़कर उसी कठोर हिस्से को छू रही हैं। ये तो बहुत साफ हो गया। हो गया ना? हाँ, पर ये तो आसान वाले स्वर थे। असली मुश्किल तो ए ओ में आती है। मैंने तो बस रट लिया था कि ए और ए कंठ तालव्य हैं और ओ कंठोष्ठ हैं। पर ये नाम आए कहाँ से? यही तो आज का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। ये रटने की चीज है ही नहीं, इसके पीछे शुद्ध गणित है, एक लॉजिक है। गणित भाषा में? हाँ, मुझे बताइए, ए का स्वर किन दो मूल स्वरों को मिलाकर बनता है? ए, शायद अ और ई को मिलाकर। अ प्लस ई, ए। बिल्कुल। और हमने अभी अभी क्या सीखा? अ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और ई? तालु से। तो जब आप कंठ से निकलने वाली अ की ध्वनि और तालु से निकलने वाली ई की ध्वनि को मिलाएंगे, तो जो नई ध्वनि बनेगी वो कहाँ से आएगी? अरे वाह! कंठ और तालु दोनों से कंठ तालव्य। मतलब ये सिर्फ ध्वनियों का जोड़ है ना दिलचस्प? ये तो भाषा का नियम नहीं, मैथ्स के फॉर्मूले जैसा लग रहा है। अ प्लस ई इक्वल्स ए, कंठ प्लस तालु इक्वल्स कंठ तालव्य। अब इसी लॉजिक को ओ और ओ पर लगाइए। अच्छा, रुकिए, मैं कोशिश करती हूँ। ओ बनता है अ और ऊ से। अ आता है कंठ से, ऊ आता है होठों से, मतलब ओष्ठ से। तो दोनों को मिला दिया, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ्य। एकदम सही। ये तो सच में काम करता है। मतलब हमें कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। जो हमें बेतरतीब लगता है उसके नीचे अक्सर एक गहरी तार्किक संरचना छिपी होती है। वाह, स्वरों की पहेली तो अब सुलझ गई। पर अक्षरों के ऊपर जो बिंदी लगती है, उसका क्या? एक सीधी बिंदी और एक चांद बिंदी, ये तो हमेशा कंफ्यूज करती हैं। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है, लेकिन इसका अंतर भी बहुत सीधा और शारीरिक है। पहली है अनुस्वार, यानी सिर्फ एक बिंदी, अंग। इसका उच्चारण केवल नाक से होता है? हाँ, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपनी नाक को 2 उंगलियों से बंद कीजिए और अंगूर बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करती हूँ। गूर। नहीं, बोला ही नहीं जा रहा, आवाज अटक गई। क्योंकि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, वो पूरी तरह से नाक से आ रही थी। अब दूसरे वाली पर आते हैं, अनुनासिक, यानी चांद बिंदी। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से मिलकर होता है। अच्छा, दोनों से? अब फिर से नाक बंद करके चांद या आंख बोलिए। द। हाँ, ये तो बोल पा रही हूँ। आवाज थोड़ी दबी हुई है पर शब्द निकल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हवा मुंह से बाहर आ रही है। तो नियम बहुत सरल है। सिर्फ बिंदी मतलब सिर्फ नाक, चांद बिंदी मतलब नाक
और मुंह दोनों। ये तो बहुत ही साफ हो गया। और इस तस्वीर को पूरा करने के लिए एक तीसरी श्रेणी भी है, निरनुनासिक। ये वे सामान्य अक्षर हैं जिनमें कोई बिंदी नहीं होती, जैसे घर, कलम, आप। जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है। जी, तो अब हमारे पास 3 स्पष्ट श्रेणियां हैं, केवल नाक, मुंह और नाक, और केवल मुंह। वाह, स्वरों और बिंदियों की पहेली तो हल हो गई। पर सच कहूं तो मेरा असली सिरदर्द हमेशा व्यंजन रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स। हाँ। इतने सारे अक्षर, क, ख, ग, च, छ, ज, ये याद रखना लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल है। और यहीं पर हमारी मास्टर की काम आती है। श्रोत एक ऐसा यादगार वाक्यांश बताता है जो व्यंजनों के 5 सबसे बड़े समूहों को एक झटके में उनकी सही जगह पर रख देता है। अच्छा। और वो जादुई वाक्यांश है KTM 2। KTM क्या? वो मोटरसाइकिल वाला ब्रांड? हाँ जी, वही। इसका हिंदी वर्णमाला से क्या लेना देना हो सकता है? ये तो कोई मजाक लग रहा है। ये मजाक जैसा ही लगता है, लेकिन यही इसकी खूबी है, क्योंकि ये इतना अजीब और यादगार है कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। KTM 2, इसमें के का क्या मतलब है? के का मतलब है कंठ। कंठ, गला। और ये पूरी क वर्ग की लाइन पर लागू होता है। क ख ग घ ङ। क ख ग। हाँ सही है, गले में एक कंपन महसूस हो रहा है। ठीक है, अगला है टी। टी का मतलब है तालु, वही जगह जिसे हमने ई के लिए पहचाना था। अच्छा। और ये पूरी च वर्ग की लाइन को कवर करता है। च, छ, ज, झ, ञ। च छ, बिल्कुल जीभ ठीक वहीं जा रही है। ये तो कमाल है। अगला है एम। एम का मतलब है मूर्धा। वो कठोर गुंबद वाली जगह। जी, और ये पूरी ट वर्ग की लाइन के लिए है। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट ठ, हाँ वही जगह। ये तो मेरे दिमाग में एक नक्शा बना रहा है। गले से शुरू किया, फिर तालू पर आए, अब थोड़ा और पीछे मूर्धा पर। अगला क्या है? डी। डी का मतलब है दंत, यानी दांत। ये त वर्ग की लाइन को कवर करता है। त, थ, द, ध, न। त थ द, बिल्कुल सही, जीभ दांतों से टकरा रही है। और आखिरी ओ। ओ मतलब ओष्ठ, होंठ। हाँ, और ये पूरी प वर्ग की लाइन के लिए है। प, फ, ब, भ, म। प फ ब, हाँ होठों के बिना तो नामुमकिन है। के कंठ, टी तालु, एम मूर्धा, डी दंत, ओ ओष्ठ। KTM 2। इसने तो 25 व्यंजनों को 5 सेकंड में उनकी सही जगह पर बैठा दिया। हाँ? लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है, एक जुगाड़? यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये कोई रैंडम जुगाड़ नहीं है। ये असल में हमारे मुंह के अंदर की बनावट का एक नक्शा है। आप शारीरिक रूप से एक यात्रा कर रहे हैं गले के सबसे अंदरूनी हिस्से, कंठ से शुरू करके होठों तक। के, टी, एम, डी, ओ। अच्छा, ये एक क्रम में है। जी, ये भाषा विज्ञान का एक पूरा सिद्धांत है जिसे इस एक मजेदार शब्द में छिपा दिया गया है। ठीक है, एक टेस्ट करते हैं। मैं एक शब्द बोलती हूँ, पतंग। इसमें 3 व्यंजन है, प, त, ग। तो प आता है ओ यानी ओष्ठ से, त आता है डी यानी दंत से, और ग आता है क वर्ग में, मतलब के, कंठ से। अरे वाह, ये तो एकदम सटीक काम करता है। हर शब्द पर काम करेगा। ठीक है, 25 व्यंजन तो अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। पर बाकी सबका क्या? य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये तो बिन बुलाए मेहमानों की तरह लग रहे हैं। हाँ, अच्छी उपमा है, पर इनके लिए भी हमारे सिस्टम में जगह है। सोचिए कि KTM 2 वाली जो बिल्डिंग है, उसमें इन मेहमानों के लिए भी कमरे खाली हैं। अच्छा। हमें बस इन्हें सही फ्लोर पर रखना है। और स्रोत बताता है कि हमें दूसरी लाइन, यानी टी फॉर तालू वाले फ्लोर से शुरू करना है। अच्छा, तो पहला समूह य, र, ल, व, जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उन्हें हम तालू वाली लाइन से रखना शुरू करें। बिल्कुल। य को रखिए च वर्ग वाली लाइन में, यानी तालू में। ठीक है। उसके ठीक नीचे र को रखिए त वर्ग वाली लाइन में, यानी मूर्धा। फिर ल को त वर्ग वाली लाइन में, मतलब दंत। य तालु, र मूर्धा, ल दंत। ये तो एक सीधी लाइन बन गई। जी, वह थोड़ा खास है। उसका उच्चारण दांत और होंठ दोनों से होता है। दंतोष्ठ्य, तो उसे हम दंत वाली लाइन के साथ ही रखते हैं। समझ गई। अब आते हैं उन 3 भाइयों पर जो हमेशा कंफ्यूज करते थे, श, श और स। और इस सिस्टम से आपको पता चलेगा कि इनकी आवाज अलग क्यों है। क्योंकि इनके उच्चारण की जगहें अलग हैं एकदम। इनके लिए भी हम दूसरी लाइन यानी तालू से ही शुरू करेंगे। श, शलगम वाला, उसे रखिए च वर्ग वाली लाइन में, तालू में। ठीक है,
श तालु में आ गया। श षटकोण वाला, उसे अगली लाइन मूर्धा में रखिए। और स सड़क वाला, उसे उससे अगली लाइन दंत में। अच्छा, तो ये भी य र ल की तरह ही एक क्रम में है? जी हाँ, य के बगल में श, र के बगल में श और ल के बगल में स। देखिए कितना व्यवस्थित है। श श स हाँ, अब वो हल्का सा फर्क महसूस हो रहा है। होता है। तो अब पूरी बिल्डिंग भर गई, बस एक अक्षर बाहर रह गया, ह। वो कहाँ जाएगा? ह को सोचिए कि वो वीआईपी है। उसे सबसे ऊपर पहली लाइन में जगह मिलती है। क फॉर कंठ वाली लाइन में। हाँ हाँ, आवाज सीधे गले से आती जैसे क की आती जी है। जी। और दो विशेष व्यंजन और हैं, र और ध, जैसे सड़क और पढ़ना में। वे दोनों भी मूर्धा से बोले जाते हैं। कमाल है। मतलब KTM 2 की नींव पर बचे हुए सारे व्यंजन भी एक बहुत ही सरल पैटर्न के साथ उसी ग्रिड में फिट हो गए। ये तो वर्णमाला का एक पूरा ब्लूप्रिंट बन गया। और यही इसका उद्देश्य है। ये सीखने की प्रक्रिया को रटने से निकालकर समझने की प्रक्रिया बना देता है। ये भाषा सीखने को एक बोझ से एक खोज में बदल देता है। तो चलिए